हेलो एंड वेलकम। पॉलिटी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल नंबर 74 जो कि बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड करते हैं और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट। सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। मतलब प्राइम मिनिस्टर इनके हेड होंगे और उनके साथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। पर्पस क्या है? एड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, एक्सरसाइज करने के लिए उनके फंक्शंस। फिर आ गया हमारे पास बाइंडिंग नेचर ऑफ एडवाइस। प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट जो है इनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। एक्सेप्शन या प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन कहाँ आएगा? प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं काउंसिल को रिकंसिडर करने के लिए उनकी एडवाइस, बट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस आफ्टर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट एक बार बोल सकते हैं काउंसिल को रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करेंगे, जो भी एडवाइस आएगी आफ्टर रिकंसिडरेशन। थर्ड आ गया हमारे पास नॉन जस्टिसिएबिलिटी। कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकते हैं इनटू वेदर कोई एडवाइस टेंडर्ड थी बाय द मिनिस्टर्स या फिर जो कंटेंट्स हैं एडवाइस के। तो इसमें आ गया हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल नंबर 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहला पॉइंट आगे इसमें हमारे पास जो एग्जिस्टेंस की बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो यहाँ पे बोला गया है कि शेल बी, मतलब मैंडेटरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके हेड होंगे। इनका पर्पस क्या है? पर्पस जो है यहाँ पे वो है एड करना और एडवाइस करना प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट है ये एडवाइस जो है हमारे पास क्या इसका बाइंडिंग नेचर है। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट कि प्रेसिडेंट को एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, जो भी एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्शन क्या है कि कब जो है प्रेसिडेंट जो है नहीं एक्ट करेंगे। यहाँ पे पहला आ गया प्रेसिडेंट जो है वो पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं काउंसिल को रिकंसिडर करने के लिए उनकी जो एडवाइस है। रिकंसिडर करने के बाद उनके पास जो भी एडवाइस आएगी उनको जो है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना। थर्ड पॉइंट आगे इसमें हमारे पास नॉन जस्टिसिएबिलिटी। कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकते हैं किस चीज में? पहला, वेदर कोई भी एडवाइस टेंडर की गई थी मिनिस्टर्स के द्वारा। दूसरा आ गया हमारे पास क्या कंटेंट्स थे एडवाइस। इस चीज को लेके जो है कोर्ट किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो हम जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। आर्टिकल 74 की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को। पहला आ गया एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टेंस में आप देखेंगे शेल वर्ड यूज किया गया है, मतलब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना विद पीएम एज इट्स हेड, जहाँ पे पीएम उनके हेड होंगे। पर्पस क्या है? एड करना, एडवाइस करना प्रेसिडेंट को। इसमें आ गया हमारे पास बाइंडिंग नेचर। प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है। एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट उनको बोल सकते हैं काउंसिल को रिकंसिडर करने के लिए अपनी एडवाइस। रिकंसिडरेशन के बाद जो भी एडवाइस आएगी उसको प्रेसिडेंट को एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली। ये मस्ट है, मतलब यहाँ पे भी मैंडेटरी है उस एडवाइस को फॉलो करना, ये एक्ट करना अकॉर्डिंगली।
कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं करेंगे, किन चीजों में इंक्वायर नहीं करेंगे, पहले की वेदर जो एडवाइस है वो टेंडर की गई थी मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर क्या कंटेंट्स हैं एडवाइस के, कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, रिकंसिडरेशन वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे, पर्पस जो है या फिर जो पीएम है हेड होंगे, ये भी आप जो है याद रखें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केस लॉज। पहला केस लो है हमारे पास राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव से, और प्रेसिडेंट सिर्फ एक फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव के। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्ट करती है मिनिस्टर्स में या फिर कैबिनेट में। फिर आ गया हमारे पास आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे सारे मैटर्स में, एडवाइस जो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। फिर आगे केस लो हमारे पास शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया वट एवर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है, सेटिस्फेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, इट इज वो उसका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में वो सेटिस्फेक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। फिर आगे केस लो हमारे पास यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंडेटरी है और किसी भी एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्रेसिडेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं विद दिस बॉडी, इस बॉडी के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस में रहेंगे इवन इफ लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे प्रेसिडेंट डिस्पेंस ऑफ नहीं कर सकते हैं दिस बॉडी, मतलब डिस्पेंस नहीं कर सकते, उनको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही उनको काम करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास चार केस दो जो आर्टिकल 72 से रिलेटेड है, 74 से रिलेटेड है, सॉरी। इसमें आ गया पहला केस तो हमारे पास राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 सुप्रीम। इसमें हेल्ड किया गया है, इसमें क्या हेल्ड किया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया है जो ब्रिटिश सिस्टम है पार्लियामेंट का, उससे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक फॉर्मल या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव के, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, तो रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो वेस्ट करती है मिनिस्टर्स में या फिर कैबिनेट में। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 सुप्रीम कोर्ट। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेंगे सारे के सारे मैटर्स में ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वो हर एक मैटर में एक्ट करेंगे। तीसरा केस जो है हमारे पास शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हेल्ड किया गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो है प्रेसिडेंट का अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में अगर देखा जाए तो ये होगा हमारे पास सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971 सुप्रीम कोर्ट।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो मैंडेटरी होंगे और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट उनको डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन रहेंगे ऑफिस में इवन इफ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ऑफिस में ही रहेंगे। तो 4 केस लॉज है हमारे पास, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उनका नाम और उनमें क्या कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है हमारे पास राम जोआया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है या अडॉप्ट किया गया है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव से। यहाँ पे प्रेसिडेंट एक फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो मिनिस्टर्स में या फिर कैबिनेट के पास होती है। सेकेंड आ गया हमारे पास आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे सारे के सारे मैटर्स पे एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तीसरा आ गया शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है जब सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फेक्शन की बात करता है, जिसका मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फोर्थ आ गया यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंडेटरी है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेसिडेंट डिस्पेंस विद नहीं कर सकते हैं इस बॉडी के साथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो ऑफिस में ही रहेंगे इवन इफ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ये आपके पास 4 केस लॉज है जो आपको याद रखनी है आर्टिकल 74 के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 75 जो की बात करता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। दूसरे क्या प्रोविजंस होंगे मिनिस्टर्स को लेके। पहला आ गया हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की और मिनिस्टर्स की बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर में आ गया अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अदर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर। फिर आ गया साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग पीएम वो एक्सीड नहीं कर सकते 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तीसरा आ गया हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। पार्लियामेंट मेंबर डिस्क्वालिफाइड होंगे अंडर 10th शेड्यूल दैट इज एंटी डिफेक्शन के थ्रू। वो अपॉइंट नहीं किए जा सकते एज मिनिस्टर फॉर जो रिमेनिंग पीरियड है टर्म का या फिर अंटिल डिक्लेयर्ड इलेक्शन सब्सिक्वेंट इलेक्शन में जो भी अर्लियर होगा। फोर्थ आ गया हमारे पास टेन्योर एंड प्लेजर। मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास आर्टिकल नंबर 75 जो कि बात करते हैं अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल के अलावा हमारे पास कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन। पहला बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, किस किस की अपॉइंटमेंट। पहला आ गया प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा आ गया हमारे पास अदर मिनिस्टर्स। अदर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे, यहाँ पे एडवाइस ली जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। सेकेंड आ गया हमारे पास साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा पीएम को भी, वो एक्सीड नहीं कर सकता है, एक्सीड नहीं कर सकता है 50% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। यहाँ पे बताया गया है कि पार्लियामेंट मेंबर, कोई भी पार्लियामेंट मेंबर जो डिस्क्वालिफाइड है 10th शेड्यूल के अंडर, जो कि है हमारे पास एंटी डिफेक्शन की जो बात करता है, एंटी डिफेक्शन, उसको उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज अ मेंबर जो रिमेनिंग पीरियड है टर्म का उसके लिए, या फिर जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता है इलेक्टेड किसी भी सब्सिक्वेंट इलेक्शन में जो भी अर्लियर हो। फिर आगे इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट बात करता है टेन्योर की।
एंड प्लेजर की। यहाँ पे बात करते हैं मिनिस्टर होल्ड करते हैं किसके प्लेजर के दौरान ऑफिस होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान जो है ऑफिस होल्ड करते हैं। सेकेंड आ गया यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्री में जो है डायरेक्टली आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, इस तरीके का कितना परसेंट एक्सीड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप चारों के चारों पॉइंट जो है वो याद रखेंगे क्योंकि प्री फोकस्ड ज्यादा है ये हमारे पास आर्टिकल। आर्टिकल 75 की अगर हम बात करते हैं, वो बात करता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। पहला आगे अपॉइंटमेंट होगी प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, अदर मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। साइज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो मिनिस्टर्स जो इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सीड नहीं कर सकता है 50% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। अगर डिसक्वालिफाइड है कोई भी मेंबर अंडर 10 शेड्यूल, तो इसमें आ गया पार्लियामेंट मेंबर जो डिसक्वालिफाइड है 10 शेड्यूल के अंदर, जो कि एंटी डिफेक्शन की बात करता है, उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज मेंबर रिमेनिंग पीरियड जो है टर्म का उनके लिए, या फिर जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाते हैं उनको इलेक्टेड सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में। टेन्योर और प्लेजर में आ गया प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान ऑफिस होल्ड करेंगे मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के। अब मैं सर्कल कर देती हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा को। प्रेसिडेंट के प्लेजर तक होल्ड किया जाएगा ऑफिस को। उसके बाद आ गया डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे, 10 शेड्यूल के अंदर है तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज अ मेंबर रिमेनिंग टर्म के लिए, और डिक्लेयर नहीं किया जा सकता इलेक्टेड। फिर एक्सीड नहीं कर सकता है 15% जो है टोटल मेंबर्स मिनिस्टर्स के। उसके बाद आ गया अगेन प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, और अदर मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये चारों पॉइंट्स जो है इनमें आपके जो टर्म्स मैंने सर्कल की हैं ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी। तो इसमें आ गया अज्यूम करने से पहले ऑफिस को मिनिस्टर ओथ लेंगे ऑफिस की और सिक्रेसी की, जो एडमिनिस्टर की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, एक मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है कोई भी हाउस का, इधर हाउस का 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक सीज हो जाएगा टू बी मिनिस्टर, वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे उसके बाद। फिर आ गया 7 पॉइंट हमारे पास, दैट इज सैलरीज एंड अलाउंसेस डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या अंटिल देन, जैसा कि स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल जो स्पेसिफाई कर। केस लो आ गया इसमें हमारे पास हरशरण वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कंबाइंड रीडिंग ऑफ आर्टिकल 75 क्लोज 5 और आर्टिकल 88 प्रोवाइड करता है कि एक नॉन मेंबर मिनिस्टर हो सकता है फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, लेकिन उनके पास कोई राइट नहीं होगा वोट करने का। वो इंटाइटल्ड होंगे पार्टिसिपेट करने में प्रोसीडिंग्स में ओनली। फिर आ गया हमारे पास केस लो एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवे गौड़ा 1997 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया है कि एक पर्सन जो मेंबर नहीं है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, उनको अपॉइंट किया जा सकता है बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर द 6 मंथ। जो जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 6 मंथ के लिए। बाय प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनको एज अ मेंबर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है 6 महीने के लिए। तो इसमें आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बात करता है ओथ की। तो कोई भी ऑफिस अज्यूम करने से पहले मिनिस्टर जो है वो ओथ लेंगे ऑफिस की, जो एडमिनिस्टर करवाई जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सिक्स पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास मेंबरशिप रिक्वायरमेंट। एक मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक, वो सीज हो जाएंगे टू बी अ मिनिस्टर। सेवंथ आ गया इसमें हमारे पास सैलरीज एंड अलाउंसेस। ये डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। अंटिल देन
स्पेसिफाई किया जाता है इन द सेकेंड शेड्यूल। उसके बाद हमारे पास केस लॉज हैं। पहला केस लॉ आ गया, इसमें हमारे पास हरशरण वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर कंबाइंड रीडिंग की जाती है आर्टिकल 75 क्लोज 5 की एंड आर्टिकल 88 की, ये प्रोवाइड करता है कोई भी नॉन मेंबर, मतलब जो मेंबर नहीं है, वो मिनिस्टर बन सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन उनके पास कोई राइट नहीं होगा वोट करने का। वो एंटाइटल्ड होंगे कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ प्रोसीडिंग्स। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेकंड केस लॉ, जो कि बात करता है एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवेगौड़ा 1997 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, एक पर्सन जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज प्राइम मिनिस्टर 6 मंथ्स के लिए। तो ये हमारे पास जो है केस लॉज हैं, 2 केस लॉज है। उसके बाद 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। ओथ जो है, मिनिस्टर जो है अज्यूम करने से पहले ऑफिस को ओथ लेगा, जो एडमिनिस्टर की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर आ गया हमारे पास मिनिस्टर, जो कि मेंबर नहीं है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, 6 कंसेक्यूटिव मंथ तक वो सीज हो जाएगा टू बी अ मेंबर। फिर आ गया हमारे पास सैलरीज एंड अलाउंसेस डिटरमाइन की जाएंगी पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर स्पेसिफाई नहीं की जाती है, या फिर जब तक जो स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल के द्वारा। तो ये आपको याद है। केस लॉ में आ गया हमारे पास हरशरण वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट। एक कंबाइंड रीडिंग आर्टिकल 75 क्लोज 5 और आर्टिकल 88 की बताता है कि जो नॉन मेंबर है वो मिनिस्टर बन सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। वो इंटाइटल्ड होंगे कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब प्रोसीडिंग्स में। तो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा नॉन मेंबर को, और राइट टू वोट नहीं होगा, मिनिस्टर बन सकते हैं 6 महीने के लिए। फिर आगे एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवेगौड़ा 1997 सुप्रीम कोर्ट। एक पर्सन जो मेंबर नहीं है इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, अपॉइंट किए जा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 6 महीने के लिए। तो कोई भी पर्सन जो इलेक्टेड मेंबर नहीं है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, उसको 6 महीने के लिए जो है मिनिस्टर बनाया जा सकता है बाय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट केस लो, इसमें आ गया हमारे पास B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है आर्टिकल 75 क्लोज 5। एक पर्सन जो मेंबर नहीं है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, वो अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ओनली, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप की पार्लियामेंट की, जो प्रिस्क्राइब की गई है आर्टिकल 84 के द्वारा, और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा इस मेंबरशिप से बाय रीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो सेट आउट किया गया है आर्टिकल 102। नेक्स्ट आ गया केस लो हमारे पास कॉमन कोर्स रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सारे के सारे मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो यूनैनिमस होंगे सपोर्ट करने में पॉलिसीज, और एग्जिबिट करेंगे उस यूनैनिमिटी को और पब्लिक ओकेजन्स। इसमें जो पहले हमने 2 केस लो किए थे, हम कंटिन्यू करेंगे। तीसरा केस लो आ गया इसमें हमारे पास B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अंडर आर्टिकल 75 क्लोज 5 एक पर्सन जो मेंबर नहीं है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, उसको अपॉइंट किया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर भी, अगर उसके पास क्वालिफिकेशंस है, वो क्वालिफाइड है मेंबरशिप के लिए,
पार्लियामेंट की, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 84 में, और वो डिसक्वालिफाइड नहीं है उस मेंबरशिप से बाय रीजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन जो सेट आउट किया गया है आर्टिकल 102। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास, फोर्थ जो केस आ गया इसमें हमारे पास वो है कॉमन कॉज, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो यूनानिमस तरीके से, मतलब सारे के सारे अग्री करेंगे उस चीज पे, वो सपोर्ट करेंगे यूनानिमसली पॉलिसीज को और एग्जिबिट करेंगे उस यूनानिमिटी को पब्लिक ओकेजन्स। तो इसमें आ गया हमारे पास थर्ड केस लो। थर्ड केस लो जो है वो बात करता है बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है अंडर आर्टिकल 75 क्लोज 5, एक पर्सन जो मेंबर नहीं है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर भी बन सकते हैं अगर क्वालिफाइड है मेंबरशिप के लिए पार्लियामेंट की, जो प्रिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 84 में, और डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर आर्टिकल 102। तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आर्टिकल 84 के अंडर, डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 102 के अंदर। फोर्थ केस लो आ गया हमारे पास कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सारे के सारे मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो यूनानिमस होंगे सपोर्ट करने में पॉलिसीज को और एग्जिबिट करेंगे एनिमिटी पब्लिक ओकेजन्स। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास अटर्नी जनरल फॉर इंडिया का। इसमें आ गया आर्टिकल 76 जो कि अटर्नी जनरल फॉर इंडिया की बात करता है। अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड होनी चाहिए टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ड्यूटीज में आगे एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे, परफॉर्म करेंगे दूसरी लीगल ड्यूटीज जो असाइन की गई हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस जो कन्फर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरे लॉ के द्वारा। राइट ऑफ ऑडियंस होगा, राइट होगा अपीयर करने का, प्लीड करने का सारे के सारे कोर्ट्स में इंडिया में। टेन्योर एंड रीन्यूमरेशन आ गया हमारे पास, इसमें आ गया होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान। रिसीव करेंगे रीन्यूमरेशन, रिम्यूनरेशन एज डिटरमाइन जो किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हमारे पास बात कॉन्सेप्ट है हमारे पास अटर्नी जनरल फॉर इंडिया। पहला आ गया इसमें हमारे आर्टिकल 76 जो है वो बात करता है अटर्नी जनरल फॉर इंडिया की। पहला आ गया हमारे पास अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन क्या होंगी, क्वालिफाई होनी चाहिए टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास ड्यूटीज क्या होंगी, पहला आ गया हमारे पास एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे। दूसरा आ गया हमारे पास परफॉर्म करेंगे दूसरी लीगल ड्यूटीज को जो असाइन की गई हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तीसरा आ गया डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस जो कन्फर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर किसी दूसरे लॉ के द्वारा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास राइट ऑफ ऑडियंस होगा, दैट इज उनके पास राइट होगा कि वो अपीयर कर सकते हैं प्लस प्लीड कर सकते हैं सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं इंडिया। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास टेन्योर एंड रीम्यूनरेशन। पहला आ गया होल्ड करेंगे ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के दौरान। सेकेंड आ गया रिसीव करेंगे रीम्यूनरेशन
जो डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 76 जो कि बात करता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्वालिफिकेशन में आ गया क्वालिफाइड होनी चाहिए टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी याद रखेंगे। ड्यूटीज क्या होंगे? एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे, परफॉर्म करेंगे दूसरी लीगल ड्यूटीज जो असाइन की जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। डिस्चार्ज करेंगे फंक्शंस जो कन्फर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन या किसी दूसरे लॉ के द्वारा। तीसरा आ गया उनके पास राइट होगा, ऑडियंस का राइट होगा, अपीयर करेंगे, कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं सारे के सारे कोर्ट्स में इंडिया के। बहुत बारी आपको जो है ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि किसके पास राइट है अपीयर करने का प्लस प्लीड करने का ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है वो टिक करना है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे एग्जामिनर आपसे इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट पूछता है किसके पास राइट टू ऑडियंस है हर एक कोर्ट में इंडिया के, तो आप एक सीधा सा आंसर देंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आ गया हमारे पास टेन्योर और रिम्यूनरेशन। तो होल्ड करेंगे ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और रिम्यूनरेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। बहुत बार आपको जो जिन स्टूडेंट्स का मेंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है वहां पे आपको 5 मार्क्स में बोला जाता है नोट लिखने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, तो वहां पे भी आप जो है इन पॉइंट्स पे यूज करें। बाकी आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही कवर करेंगे। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको एक पिंड कमेंट मिलेगा। पिंड कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं इस चैनल पे। जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स कवर्ड है मेंस 3 जो भी आपको चाहिए, आप अपनी क्वेरी जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज की है जो मेंबरशिप के लिए है, जो मेंबर्स के लिए है। आपकी बेसिक मेंबरशिप है, एडवांस है। बेसिक में वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एडवांस में वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको पीडीएफ मिलेंगे साइमल्टेनियसली जो भी हमने टॉपिक कवर किया है उस दिन के लिए। तो ये जो है आपकी, अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो कि मेंस के लिए है, मेंस आंसर राइटिंग। हमारे जो न्यू लॉज हैं दैट इज आपका जो बीएनएसएस है, आपका बीएनएस है, इसके अलावा आपका बीएससी है। इन तीनों की जो मेंस आंसर राइटिंग के टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे जो है क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप जो है व्हाट्सएप नंबर आपको जो कमेंट सेक्शन में दिया गया है वहां पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। वहां पे आप प्रॉपर पूछ सकते हैं कब स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, फीस क्या होगी और पीडीएफ कैसे मिलेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं क्रैश कोर्स से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको न्यू लॉज कवर करने हैं, मेंस आंसर राइटिंग न्यू लॉज की करनी है मेरे साथ, तो आप जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।